कल दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। पहले पहाड़ी कबीला के लोग जो हैं उन्होंने मुलाकात की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, और उसके बाद गुज्जर बकरवाल कबीला के लोगों ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि गुज्जर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखने वाले जो लीडरान मुलाकात करके गए, उनमें से ज्यादातर का ये कहना था कि जो तहफुजात की बात और जो बातें केंद्रीय गृह मंत्री ने कही हैं, उनसे हमें लगता है कि गुज्जर बकरवाल कबीला के साथ ज्यादती नहीं होगी। दूसरी तरफ कुछ नौजवान जो गुज्जर बकरवाल कबीला से ही ताल्लुक रखते हैं, लीडरान, उन्होंने ये कहा कि अगर आप पहाड़ियों को और बाकी तमाम लोगों को भी इस एसटी दे देते हैं तो नेशनल लेवल पर हमें उसका नुकसान होगा। और उसके साथ में ही और कई मामला हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, जिनमें सबसे अहम है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कब तक होंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील शर्मा, जो कश्मीर घाटी को देखते हैं और उनको लेकर यह भी माना जाता है कि नई दिल्ली में भी लोग उनको बड़ी गंभीरता के साथ लेते हैं। सुनील जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी की बात मैं बाद में करूंगा। इंतखाबात को लेकर, चुनावों को लेकर ये कहा जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर में कल स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे BR शर्मा साहब, उन्होंने कहा जी पंचायत के चुनाव हम कराने लगे हैं। पहले तो पंचायतों को लेकर ही आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या सिर्फ आप पंचायत के चुनाव करा रहे हैं या BDC, DDC तीनों इंस्टीट्यूशंस के क्लब करके एक ही बार चुनाव होंगे? आपका अपना मत क्या है? थैंक यू जुनैद साहब। कल BR शर्मा साहब की पूरी तफसील से पंचायत चुनाव को लेके एक प्रेस वार्ता हुई है शायद, जो हर चैनल ने, हर पोर्टल ने चलाई है। जहां तक पंचायती चुनाव की बात है, ये इंस्टीट्यूशन, PRIs का इंस्टीट्यूशन आज़ादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एस्टैब्लिश हुआ है जम्मू कश्मीर में। जो कमिटमेंट नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से की थी कि मैं पंचायत चुनाव भी करूंगा, और 73rd 74th अमेंडमेंट, जिसके लिए जम्मू कश्मीर स्टेट यूनिट ने डॉक्टर निर्मल सिंह जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब से एक मुहिम चलाई थी कि यहाँ पे एस्टेब्लिश होना चाहिए, वो 2018 में शुरू हुआ और 2021 फरवरी में संपूर्ण हुआ। 3 साल लगे इस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने में। और जो पंचायत चुनाव 2018 नवंबर-दिसंबर में हुआ था, उसका कार्यकाल इस साल 2023 नवंबर-दिसंबर में पूरा होगा। और इसी प्रकार से जो 2 टीयर्स हैं, चाहे BDC है, DDC है, अगले 1 साल और अगले 2 साल में पूरे होंगे। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है या जहां तक सुनने में आया है कि ये पूरा इंस्टीट्यूशन एक बार ही बनता है और हर साल चुनाव स्टेट एक्सचेकर पे बोझ पड़ता है और सिक्योरिटी मामलात में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो एक बार इस पूरे इंस्टीट्यूशन का चुनाव हो तो वो बेटर रहता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश होना था, इसलिए 3 साल लगे। अभी कोई प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए फॉर एवर के लिए कि हर साल 3 साल में, हर बार 3 साल में ये इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हो। इसलिए मेरा भी मानना है कि इसका चुनाव एक बार होना चाहिए और एक प्रेसिडेंट बनना चाहिए कि एक ही बार इन तीनों टीयर्स का चुनाव होना चाहिए। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन अभी जो अपॉइंट हुए हैं कमिश्नर साहब, बहुत ही इंटेलिजेंट, काबिल आदमी है। उनका क्या डिसीजन होगा, जम्मू कश्मीर के जो प्रशासन है उनका क्या डिसीजन होगा, वो आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन चुनाव लगभग संभव है और चुनाव ड्यू भी है, जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे ये इसका मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि BDC, DDC तीनों इंस्टीट्यूशंस को आप भंग करें और एक साथ ही तीनों के चुनाव कराएं, ताकि ये ना हो कि आप एक साल पहले पंचायत के कराएंगे, फिर साल के बाद आप BDC के कराएंगे, फिर 1 साल बाद आप DDC कराएंगे। तो इससे बेहतर है कि एक ही बार तीनों इंस्टीट्यूशंस के चुनाव हो जाएं। मैंने कहा कि पहली बार ये इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ था, 3 साल लगे। अन्यथा पूरे देश में या जहां पे भी चुनाव होता है PRIs का, वो एक बार ही होता है। और चूंकि फर्स्ट टाइम ये हुआ था, 3 साल एस्टैब्लिश होने में लगे, हो सकता है कि फर्दर ये प्रेसिडेंट न बने कि हर साल चुनाव हो। जिस प्रकार के संकेत मिलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के, हो सकता है पूरे इंस्टीट्यूशन के एक ही बार चुनाव हो। म्युनिसिपैलिटी को लेकर क्या कहेंगे? क्या वो चुनाव भी अपने समय पर होंगे या उन चुनावों को आप आगे करने जा रहे हैं? क्योंकि लोग अब ये भी पूछने लगे हैं कि अगर पंचायत को लेकर तो बिगुल आपने बजा दिया, म्युनिसिपैलिटी का क्या करेंगे?
एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा जुनेद साहब, हम ना आगे कर सकते ना पीछे कर सकते, ना ही हम उस जगह पे हैं कि कोई डिसीजन मेकिंग में हमारा कोई रोल है। लेकिन एक ब्रिज के नाते भारतीय जनता पार्टी इस वक्त रोल कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार और पब्लिक के बीच में। जहां तक म्यूनिसिपैलिटीज की बात है, पंचायत से पहले म्यूनिसिपैलिटीज का कार्यकाल पूर्ण होगा और अक्टूबर में ही पिछली म्यूनिसिपैलिटीज बनी थी, यूएलबीज के इलेक्शन हुए थे। और इस बार भी पंचायत के साथ साथ मुझे लगता है कि उससे पहले ही अक्टूबर में ही म्यूनिसिपैलिटीज के भी चुनाव होंगे, जो तय भी हैं और जो संकेत, जो इंडिकेशंस अभी आ रही है, म्यूनिसिपल चुनाव भी होने जा रहे हैं। म्युनिसिपल चुनाव की बात भी हो गई, लेकिन बड़े दल जितने भी हैं वो इस चीज को लेकर परेशान हैं कि जी आपने पहले कहा था डिलिमिटेशन होगी, फिर चुनाव होंगे, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। अब डिलिमिटेशन हो गई, अब आप चुनाव नहीं करा रहे हैं। और जब आप घाटी के किसी भी बड़े नेता से बात करते हैं तो पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में क्या होने जा रहा है। तो वो आपको ये कहते हैं कि जी हमको तो नजर नहीं आ रहा है कि 2026 तक तो कोई असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं होने वाले। तो एक तो ये कि आखिरकार क्या वजह है, ये जो बात कश्मीर के सीनियर लीडर आपसे करते हैं और कहते हैं कि 2026 तक चुनाव नहीं होंगे। और दूसरा ये कि इन्होंने चुनाव कराने ही नहीं है, बीजेपी की अपनी पोजीशन खराब है इसलिए ये चुनाव नहीं करा रहे हैं। ये सारी बातें कैसे देखते हैं? जुनेद साहब, सबसे पहले ये बात मैं आपके साथ स्पष्ट करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी नामुमकिन बातें थी उनको मुमकिन कर दिया, असंभव चीजों को संभव करके दिखाया। हमने कहा था कि 370 हटेगा, हमने कहा था रिऑर्गेनाइजेशन होगा, हमने कहा था डिलिमिटेशन होगा। और घाटी हो या किसी भी विपक्षी दल के नेता थे, उनको ये बात कभी हजम नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो कमिटमेंट करती है, वो करती नहीं है, वो हजम ही नहीं हो रही थी। और 370 भी हटा, रिऑर्गेनाइजेशन भी हुआ, डिलिमिटेशन भी हुआ। इस सारे में एक प्रोसेस में टाइम लगता है, समय लगता है। ये ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है कि ये सारी चीजें सुबह आपको थाली में सजी हुई मिलेंगी। 370 2019 में हटा, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके तहत जितने भी नेशनल लेवल के कानून थे वो इंप्लीमेंट हुए, उनको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगा। डिलिमिटेशन कमीशन बना, डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी पूरी एक्सरसाइज की। उसके बाद रिपोर्ट आई मई 2022 में, उसके बाद इलेक्टोरल वो रिवीजन चला। अभी आई थिंक फरवरी या मार्च में वो कंप्लीट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने, विशेषकर हमारे गृह मंत्री ने संसद के पटल पे कहा है वहां पे चुनाव होगा। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये समझे कि वहां पे चुनाव कराने हैं, वहां पे जो भी सरकार की तरफ से जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी फैसिलिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए, वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। और उसके साथ साथ स्टेट हुड भी टाइम पे मिलेगा। अब जो ये सारी प्रक्रिया थी, जो ये सारा प्रोसेस था, उसमें 2-3 साल लग गए। चाहे उसमें डिलिमिटेशन का कमीशन का काम था, चाहे उसमें चीफ इलेक्शन ऑफिसर का काम था, इलेक्टोरल रिवीजन को, समरी को रिवाइज करना, वो सारा प्रोसेस हो चुका है। अब जहां तक हमें लगता है सरकार ने, और जिसमें आदरणीय उपराज्यपाल जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि हमने चुनाव आयोग को कह दिया है कि जब भी आपका मन बने आप तैयार हो जाएं। सरकार बिल्कुल तैयार है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करे कि हमने चुनाव करने हैं, तो वहां की सरकार हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों ने अपनी तरफ से रजामंदी दी है कि आप चुनाव करें। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में, चाहे चूंकि हमारे पास जो विंडो है वो अभी अक्टूबर नवंबर की है, उसके बाद वहां पे सर्दियां आती है, बर्फ आती है, स्नो बाउंड एरियाज हैं जहां पे पॉसिबल नहीं है सर्दियों में चुनाव करना, फिर अप्रैल में आता है। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि चलो अक्टूबर नवंबर में नहीं तो अप्रैल में ही चुनाव हो, तो जिसमें इलेक्शन कमीशन। अप्रैल में तो आपके लोकसभा के चुनाव होंगे, तो फिर लोकसभा के चुनावों के साथ ये चुनाव कराना और सिक्योरिटी पैराडाइम को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है ये संभव हो पाएगा? तो फिर सीधी सी बात समझ में आती है कि आपको लोकसभा के चुनावों के बाद जाकर जो है फिर चुनाव होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। असेंबली का चुनाव भी लोकसभा के साथ हो सकता है और उसमें मुझे नहीं लगता है कि जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात आप कर रहे हैं, सिक्योरिटी वही पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए भी लगेगी, वही सिक्योरिटी असेंबली के लिए भी लगेगी। जहां तक विपक्षी दलों की आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन ठीक नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है, ये स्लोगन दिया है कि हम सरकार बनाएंगे
और यकीन माने जुनैद साहब, मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत बार कहा है, आज भी कहूंगा, बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आम जनमानस की जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी में उनको दिखती है। नरेंद्र मोदी जी जिसका नेता है और जिस नेतृत्व में इस वक्त भारत बड़ी स्पीड से उन्नति और प्रगति कर रहा है, उसी पर लोगों ने आशाएं जताई है। जम्मू कश्मीर के किसी भी भाग में आप जाइए, किसी भी कोने में आप जाइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उम्मीदें हैं और उसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक बात आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दो चीजें हैं। एक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मर्जी कब है, उनकी इच्छा कब है, या उनका जो गोल है वो क्या है, वो अलग चीज है। जहां तक बात आती है भारतीय जनता पार्टी, वो 24 घंटे सातों दिन तैयार है। जब चुनाव हो हम तैयार हैं और हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अब हमें भी इंतजार है, जैसे दूसरे विपक्षी दल हैं वैसे भी हम भी एक दल हैं जम्मू कश्मीर में। जिस प्रकार से उनको भी उम्मीद है, जिस प्रकार से उनको भी इंतजार है, उसी प्रकार से हमें भी इंतजार है। विवशता ये है कि भाई ये सारा जो है ऑटोनॉमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनका जब भी डिसीजन होगा हम तैयार हैं और हम सरकार बनाएंगे। मुझे बताइएगा कि लोग कह रहे हैं कि आपने अब जाकर मॉनसून सत्र में पहाड़ी और पाडरी और उसके अलावा गड़ा ब्राह्मण और कोली, इन 4 बिरादरियों को आप एसटी स्टेटस देने जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने आगे चुनाव में जाना है, तो उससे पहले आप इन तमाम बिरादरियों को पेलिकेट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ गुज्जर समुदाय के जो नौजवान हैं, वो कल भी मैं कई सारे वीडियोस देख रहा था जिसमें वो यही कह रहे थे कि जी हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे कि एसटी के साथ कोई छेड़छाड़ हो। हालांकि उनके लीडरों से आज मुलाकात हुई तो उन्होंने बात की कि नहीं, दोनों कम्युनिटीज को बैठकर अब इसको देखना है कि आगे कैसे लेकर जाना है। तो क्या आपने वाकई चुनावों को ध्यान में रखते हुए अब जाकर बिल्कुल इस मानसून सत्र में एसटी का ये बिल लाया है? एक बात मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा, जिसमें आपने पहाड़ी के साथ साथ गड्ढा ब्राह्मण और पाडरी या और भी एक कास्ट को जोड़ा, कोहली को जोड़ा, ये ऐसा नहीं है। पहाड़ी एक ट्राइब है, उसको इस बार शेड्यूल में लाया है। पाडरी एक ट्राइब है, उसको शेड्यूल में लाया है। जहां तक गद्दा ब्राह्मण की बात है या कोहली की बात है, वो मुझे लगता है कि इस ट्राइब में, इस शेड्यूल में नहीं है। वो कास्ट आधारित रिजर्वेशन है जिसे हम ओबीसी में मानते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में मानते हैं, और गद्दा ब्राह्मण और कोहली जो है वो ओबीसी में हो सकती है, शेड्यूल में नहीं हो सकती है। ये एरिया डिपेंडेंट है, लिंग्विस्टिक है। और जिस प्रकार से आज से नहीं, लगभग 3-4 दशक से राजौरी, पुंछ, उड़ी और केरन करना के लोग डिमांड कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज से 3-4 दशक पहले इनके वेलफेयर के लिए भी एक बोर्ड बनाया था। मतलब कहने का है कि ये स्पष्ट है कि ये एक अलग एक ट्राइब है जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं, इनकी अपनी लैंग्वेज है, इनका अपना सारा तंत्र जो है वो अपना अलग से चलता है, और इनकी डिमांड बड़े लंबे समय से थी। आज तक की सरकारों ने इनको केवल मुझे लगता है कि लॉलीपॉप दिया है और इनके लिए कुछ किया नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस ट्राइब ने फिर डिमांड उठाई, मांग उठाई, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको कमिटमेंट की कि हम आपके लिए जरूर न्याय करेंगे। तो ये प्रोसेस शुरू हुआ कुछ समय पहले, 1-1.5 साल पहले। इसमें एक कमीशन बना, जस्टिस जीडी शर्मा साहब जो इस कमीशन को हेड करते थे, उन्होंने पूरा इस पर एक्सरसाइज किया। इवन की जो सेंसस का यहाँ पे ऑफिस है वो भी बीच में आए। जितने भी इसमें जिस भी प्रकार की जो एक्सरसाइज होनी थी वो सारी हुई, और इस ट्राइब को माना कि ये इस शेड्यूल में आनी चाहिए। और चूंकि वहां पे हमारे पास ऑलरेडी गुज्जर बकरवाल भाई शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, उनको उनके साथ अन्याय न हो उसको भी ध्यान में रखा गया, और इस सब पर एक्सरसाइज होने के बाद इस ट्राइब को शेड्यूल में डालने की पूरी कोशिश की गई। और मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा, पाडरी ट्राइब जो है वो भी इस शेड्यूल में इसलिए डाली क्योंकि ये भी एक अलग सेपरेट एक ट्राइब है जो यहाँ जांस्कार से लेके पांगी हिमाचल तक मिलती है। दोनों पार्ट्स में, हिमाचल के उस पार्ट को भी शेड्यूल ट्राइब में रखा गया जो पांगी है, और कारगिल के जांस्कार को भी ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब में रखा गया था। केवल पाडर बचता था, और इस वक्त इन्होंने उचित समझा इस कमीशन ने कि इसको
को भी इसमें जोड़ा जाए। लिहाजा ये 4 पॉकेट्स जो है राजौरी, पुंछ, उड़ी, करना और पाडर, इसको इस शेड्यूल में डालने के लिए पूरा प्रयास किया गया, पूरी कोशिश की गई, पूरी एक्सरसाइज की गई, जिसमें कुछ लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों के साथ। आपने देखा होगा नवंबर दिसंबर में भी इन्होंने काफी प्रोटेस्ट वगैरह शुरू किया था। उस वक्त भी मैंने कोऑर्डिनेट किया था ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के साथ, उस वक्त भी गुज्जर कम्युनिटी के लोगों को मिलाया था। उस वक्त एक ही डिमांड थी गुज्जर कम्युनिटी, बकरवाल कम्युनिटी के भाइयों की, कि भाई हमारे हक में हमें मतलब छीनना नहीं चाहिए, हमारे हक में कोई भागीदार नहीं बनना चाहिए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त भी कमिटमेंट की थी कि आपका जो हक है रिजर्वेशन का, चाहे नौकरियों का है, चाहे प्रोफेशनल कॉलेजेस का है, बिल्कुल आपका हक वहीं पे रहेगा। अलग कैटेगरी बना के जो बाकी लोग हैं उनको हक मिलेगा, लेकिन आपके हक का भागीदार नहीं बनेगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो कमिटमेंट ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने तब की थी, उस कमिटमेंट को निभाया। जो भी लोग आए थे यही डिमांड उनकी थी, मैं भी उनके बीच में था। कल भी चूंकि मैं पहाड़ी डेलीगेशन के साथ भी गया, गुर्जर कम्युनिटी के डेलीगेशन के साथ भी था, जो डिमांड उस वक्त उन्होंने की थी, कल भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने स्पष्ट किया कि जो आपकी रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में कोई दूसरा भागीदार नहीं बनेगा, बिल्कुल किसी भी कीमत पे, चाहे आपके एडमिशंस हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस में, चाहे आपके नौकरियों का मसला है रिजर्वेशन, बिल्कुल जो आपको परसेंटेज है उस परसेंटेज में 0.0% भी किसी को नहीं दिया जाएगा, वो आपका रहेगा। लेकिन जिनके लिए रिजर्वेशन की बात हुई है, वो अलग से उनकी दूसरी कैटेगरी, उनका अपना हक बनेगा, आपके हक का हिस्सेदार कोई नहीं बनेगा, जिससे गुजर बकरवाल के कम्युनिटी के लोग बिल्कुल संतुष्ट हुए। अभी जब तक ये बात बाहर आएगी, जब तक इसमें क्लैरिटी होगी, बिल बाहर आएगा, तब तक बहुत सारे लोग कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिससे प्रोवोकेशन भी हो सकती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार मुझे लगता है कि इस प्रकार से कोई स्पष्ट करना चाहेगा, जो कमिटमेंट दिसंबर में गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लीडर्स के साथ ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने की थी, उनकी डिमांड के बाद उसी डिमांड को पूर्ण किया गया है। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों की जो उनकी रिजर्वेशन है, उसमें बिल्कुल भी 0.1% भी नहीं छीना जाएगा, उनका पूरा हक मिलेगा। और पहाड़ी या जो भी ट्राइब हमने इसमें शेड्यूल में डाली हुई है, उनको अपना हक मिलेगा। जैसे आपने कहा हक मिलेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एसटी कैटेगरी में पहाड़ियों को डालते हैं, बाकी लोगों को डालते हैं, तो एक बड़ी आबादी, कोई छोटी आबादी नहीं है, जब ये आबादी डल जाती है, तो इस आबादी के डलने के बाद तो ठीक है, आप जो केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर है वहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां आप ब्रैकेट करके उनकी कम जो उनकी रिजर्वेशन है वो अलग कर देंगे। लेकिन नेशनल लेवल पर तो वही 7-7.5% है, वो आपको बांटना है। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जहां तक ताल्लुक है, उसमें भी तो आपको कोई नई नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो पॉलिटिकली रिजर्व्ड है एसटी के लिए। तो जो भी एसटी है, जाहिर सी बात है, उसका भी हक उस सीट के ऊपर हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये दो बड़ी मांगे हैं, जो बड़ी बातें थी दो, ये दोनों एड्रेस नहीं हो रही हैं इसकी वजह से? देखिए जुनेद साहब, सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे जो मिल रहा है, इसका ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि दूसरे को बिल्कुल भी न्याय नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, अगर न्याय उचित कोई जाति है, न्याय उचित कोई कैटेगरी है, न्याय उचित कोई क्षेत्र है, उसे भी मिलना चाहिए। ये मुझे लगता है कि गुजर बकरवाल के कम्युनिटी के लोग हैं, वो खुले दिल वाले हैं। जहां तक आपने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात की, वहां पे उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो राष्ट्रीय स्तर पे बात है, वो नेशनल लेवल के कोटा में होगी। और आपको कह देना चाहूंगा मैं, स्पष्ट कर देना चाहूंगा मैं, कि नेशनल लेवल पे चाहे 12 करोड़ 13 करोड़ की जनसंख्या अगर शेड्यूल ट्राइब में है, वहां पे 2-4 लाख लोग एंटर होने से बहुत बड़ी परसेंटेज में फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम वो जाति जो सीमा के किनारे लगती है, जिनको इतने दुख तकलीफ उठाने पड़ते हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में बहुत ज्यादा मुसीबतें उठानी पड़ती है, अगर इतनी बड़ी जनसंख्या में ये 2-4-5 लाख ऐड होते हैं, तो बहुत ज्यादा क्राइटेरिया में फर्क नहीं पड़ने वाला है पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर। जहां तक बात आती है पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, उसमें अभी कोई स्पष्टता नहीं है। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि 1 या 2 सीटें कॉमन है। मैक्सिमम जहां पे एसटी गुज्जर कम्युनिटी के हैं, मैक्सिमम सीट्स उनकी हैं। 9 सीट्स पहली बार इस बार रिजर्व हुई है, अदरवाइज तो कभी होती नहीं थी। इवन की पंचायत से लेके म्युनिसिपल से लेके डीडीसी तक रिजर्वेशन हुई है। आपको मैं दूसरी तरफ लेना चाहूंगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की अभी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि 1-2 सीट्स ही कॉमन सीट्स हैं जहां पे दूसरा शेयर होल्डर बन सकता है, या अगर इस प्रकार की कोई बात आए। अदरवाइज मैक्सिमम गुज्जर कम्युनिटी के लोगों की सीट्स ही रिजर्व है।
जहां तक बात आती है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों के लिए, देखिए जितना मोदी सरकार ने इस वक्त तक किया है 70 सालों में नहीं हुआ है। आप देखिए 500 की आबादी का गांव, गुजर कम्युनिटी का गांव, उसके लिए 2-2 करोड़ रुपया इस वक्त जा रहा है, 2 करोड़ वहां की डेवलपमेंट के लिए। आप इनके गुजर बकरवाल हॉस्टल देख लीजिए, आप इनका स्कॉलरशिप जिसे वजीफा कहते हैं वो देख लीजिए, आप रिजर्वेशन देख लीजिए। तो आज गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग भी ये मानते हैं कि जो मोदी सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए किया, 70 साल तक नहीं हुआ है। ये केवल 2 फिरकों को लड़ाते थे, चाहे कांग्रेस की सरकार थी और लोकल लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की सरकार रही। इन्होंने केवल एक वोट बैंक मान के इनके साथ नाइंसाफी की, इनके साथ अन्याय किया। पहली बार न्याय हुआ है, इनके साथ भी न्याय हुआ और जो बाकी क्षेत्र हैं, बाकी ट्राइब्स हैं, उनके साथ भी न्याय हुआ है। मैं दोबारा स्पष्ट करना चाहूंगा, लोकल लेवल पे कोई भी किसी का भी हक नहीं छीना जाएगा। ओवरऑल जो परसेंटेज बनेगी वो तो पूरे देश के, पूरे राष्ट्रीय पटल पे वो इंक्लूजन होगा उस कास्ट का, उसमें उस ट्राइब का, उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है वो कोई स्पष्टता अभी नहीं हुई है, वो कोई स्पष्ट होगा उसके बाद बात करेंगे। अंत में मुझे सुनील जी ये बताइएगा कि जहां तक SC ST ये तो सारा मसला हो गया, क्या OBC वाला बिल भी इसी सत्र में आने जा रहा है? और जो बार बार कहा जा रहा है कि RBA को खत्म करके, और कुछ एक कैटेगरीज और हैं जो कैटेगरीज जिनको लेकर ये इल्जाम लगता था कि ये सियासी तौर पर बनाई गई कैटेगरी है, इसका जमीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो क्या वाकई OBC भी इसी बार आने जा रही है? और क्या RBA का खात्मा होगा और वो सारे का सारा जो 10% उनका शेयर है वो जम हो जाएगा OBC में? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। OBC जो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, वो पूरे नेशनल लेवल पे 54 कास्ट हैं और उन 54 कास्ट को इस वक्त रिजर्वेशन मिलती है। जम्मू कश्मीर में OSC के नाम से 2-4 कास्ट को रिजर्वेशन मिलती थी। अब चूंकि केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यूनियन टेरिटरी होगी, तो जो बाकी देश में हो रहा है वही जम्मू कश्मीर में भी होगा। वहां पे भी ऐसे सभी कास्ट्स जो उस 54 कास्ट में आती हैं उनको OBC का दर्जा मिलेगा। तो ऐसी जो आइडेंटिफाई हुई, सारी उस कमीशन ने आइडेंटिफाई की 27 कास्ट्स जम्मू कश्मीर में वो मिली जो OBC के जुमरे में आती है। उनका बिल भी तैयार है और जिस प्रकार से पहले ही खबर चली कि 31 टोटल बिल्स हैं, जिसमें 3 जम्मू कश्मीर के हैं, एक OBC का है, एक वाल्मीकि का है, एक ST का है। तो OBC को भी ऑलरेडी मतलब पूरी एक्सरसाइज हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि OBC का भी बिल इसी मॉनसून सेशन में होगा। और जो 27 कास्ट जिनमें बहुत सारे लोग पसमानदा हैं, जिस प्रकार से इस बार हाँ जी हो गए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम्स को भी आज तक टच नहीं किया गया, तो ये OBC's कास्ट जितनी भी है वहां पे इस बार उनको रिजर्वेशन मिलेगी। जहां तक बात आती है कि ऐसी कोई कैटेगरीज हैं जो वहां पे फॉल नहीं करती है, मुझे नहीं लगता है कि जो 54 कास्ट्स में जो पूरे देश में इस वक्त एंजॉय कर रही है रिजर्वेशन का, अदर देन दीज 54 कोई ऐसी कैटेगरी है जिनको यहां पे लाया गया हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जहां तक OBC की बात है, OBC बिल भी हम एक्सपेक्ट करते हैं इसी सेशन में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील शर्मा। आपने इनसे दोनों चीजों का स्पष्टीकरण सुन लिया। एक तो आपने ये भी सुन लिया जहां तक गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीला का ताल्लुक है, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर कोई फर्क उनकी रिजर्वेशन में पड़ने नहीं जा रहा है। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए अलग रिजर्वेशन होगी और पहाड़ी समुदाय के लिए और पाडरी ट्राइब इनके लिए अलग से रिजर्वेशन होगी। OBC का भी बिल इसी सत्र में आने जा रहा है। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। रिजर्वेशन का कानून जम्मू कश्मीर में किस नए रूप में नजर आएगा, ये इन बिलों के पास होने के बाद पता चलेगा।